हेलो फ्रेंड्स। आप मुझे बताओ, आप कितनी बार फेल हुए और निराशा से हार मान ली। कितनी बार फेल्यूर आपके रिजॉल्व को बर्बाद कर देती है। सिर्फ बार बार फेल होने से बचने के लिए थोड़ी उम्मीद के साथ कुछ बदल सकता है। अगर आप हार से सफलता तक रास्ता तय करना चाहते हैं तो शुरुआत यही से होनी चाहिए। इस समरी में हम फ्रॉम फेल्यूर टू सक्सेस इस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मार्टिन मेडोज ने लिखा है। इस बुक से आप फेल्यूर पर काबू पाने और सफलता हासिल करने के लिए रोज की ज़रूरी आदतों और एक्सरसाइजेस के बारे में सीखेंगे। पार्ट 1 में हम देखेंगे आपकी फेल्यूर की डेफिनेशन क्या है। फेल्यूर का सीधा मतलब यह है कि जब आप किसी घटना से कुछ सीखने में फेल होते हैं तो वह आपका फेल्यूर है। अगर आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और नई चीज़ों को आजमाते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे। यह आपको मजबूत बनाएगा और आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने में मदद करेगा। यह आप ही है जो यह काबू करते हैं कि फेल्यूर आपके भविष्य पर कितना असर पड़ेगा। आप फेल्यूर के बारे में अपने भरोसे के बदलने के लिए इस बुक में दिए गए मेटाफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेल्यूर के बारे में 3 पावरफुल मेटाफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है, एक भूल भुलैया को नेविगेट करने के लिए फेल्यूर के बारे में सोचना, जिसमें हर एक फेल्यूर आपको अंत के करीब पहुंचने में मदद करता है। फेल्यूर को एक स्ट्रक्चर टूल में देखना और फेल्यूर को एक ऐसा फिल्टर मानना जो उन लोगों को ख़त्म कर देता है जो डेडिकेटेड नहीं है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, फेल्यूर से सीखें। अगली बार जब आप फेल होते हैं तो गुस्से, निराशा, डिस्करेजमेंट या सेल्फ गिल्ट को छोड़ने के टेम्पटेशन को न अपनाएं। निगेटिव भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए खुद को समय दें और फिर उन लेसन्स की एक लिस्ट बनाएं जो आपने अपने डिज़ायर रिजल्ट तक नहीं पहुंचने से सीखे हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे सक्सेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप करने और मेंटेन रखने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस। रूल 1 है, आपको अपनी ज़िंदगी मुश्किल तरीके से जीना चाहिए और लगातार अनसर्टनटी को अपनाना चाहिए। आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप डर और अनसर्टनटी से निपटने के लिए कितने अच्छे हैं। इसलिए अश्योर करें कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने की बजाय उससे लड़ें। हालांकि हमेशा ऐसी सिचुएशन में खुद को रखना मज़ेदार नहीं होता है, लेकिन यह आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा सफलता को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इसके लिए एक्सरसाइज है, ज़िंदगी को मुश्किल तरीके से जीना। हफ्ते में कम से कम एक बार अनकंफर्टेबल या डरावनी सिचुएशन में खुद को डालने की कोशिश करें। यह आपको मजबूत करने में मदद करेगा और आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत को शांति से संभालने के लिए तैयार करेगा। अगली बार जब आप किसी चीज़ के बारे में अनसर्टन या डर महसूस करें तो अपने आप से कहें कि आपको इसे ठीक करने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप इससे डरते हैं। रूल 2 है, आपको अपने ईगो को बीच की उंगली दिखानी चाहिए। जब आप कुछ नया सीख रहे हो तो शर्मिंदगी का डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप बेवकूफ़ न बनने के डर से फिर से कोशिश नहीं करते हैं तो आप असल में एक असफलता की राह पर जा रहे हैं। अपने फेल्यूर्स को सीरियसली न लें। एक्सरसाइज है, दोबारा कोशिश करें। अगर आप कुछ नया सीखते समय बेवकूफ़ दिखने से बचकर अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं तो अपने आप को ऐसी कई सिचुएशन में डालें और इस बारे में चिंता करने के बजाय कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बस फिर से कोशिश करें। रूल 3 है, खुद को सफलता के काबिल महसूस करें। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप सफलता के काबिल हैं तो आप अपनी कोशिशों को बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपने डेवलपमेंट को लिमिट करते हैं कि कहीं आपके आगे बढ़ने से दूसरों को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो अपने आप को याद दिलाएं कि एक बेहतर इंसान बनने से आपको उनकी मदद करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेस मिल सकेंगे।
अगर आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं तो अपनी इंस्पिरेशंस, स्ट्रेंथ्स, रिलेशनशिप्स और बाकी अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके गोल को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। फिर उन पिछली सिचुएशंस के बारे में सोचिए जिन्हें आप सॉल्व किया है और उनके लिए थैंकफुल रहे। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप कामयाब बनने के लायक हैं। रूल 4 है, आपको पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने हर सक्सेस और फेल्योर के लिए पर्सनल जिम्मेदारी ले। यह सभी सक्सेसफुल लोगों द्वारा अपनाने जाने वाली स्पेशलिटी है। इसके लिए एक्सरसाइज है, पिछले एक्सपीरियंसेस के बारे में याद करें जिनसे आप निकल आए थे। दूसरा, अपने कम से कम पिछली किसी एक फेलियर को याद करें जिसकी वजह आप बाहरी किसी फैक्टर को मानते हैं। तीसरा है, उन ऑप्शंस को अपनाएं जो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में चैलेंजिंग रहने में योगदान दें। चौथा है, अपनी वोकैबुलरी से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जैसे शब्दों को हटा दे और इसके बदले यह जोड़े कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। रूल 5 है, आप जो चाहते हैं उसे पहचानें और इसके बाद आगे बढ़े। आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसे आपको पहचानना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के बारे में साफ नज़र रखने से आपको सही मौक़ों पर ध्यान देने और उनका फ़ायदा उठाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अवसरों का फ़ायदा न उठाकर सफल नहीं बन सकेंगे और ज़िंदगी के बारे में अफसोस होगा। एक विज़न बनाएं। अपना खुद का एक विज़न बनाएं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं और उन गोल्स की एक लिस्ट बनाएं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं ताकि सही मौके के सामने आने पर आप उन्हें पहचानने में मदद मिले। अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी और पूरी ज़िंदगी को ध्यान में रखकर अपना विज़न बनाएं। पार्ट 3 में हम देखेंगे फेल्यूर से निपटने और बाउंस बैक करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 है, फेल्यूर को प्रोसेस करें। फेल्यूर से निपटने के लिए पहला स्टेप है इसे प्रोसेस करना है। फेल्यूर आपको कमज़ोर महसूस कराता है और यह ज़िंदगी को चुभेगी ही। यह इस हद तक हो सकता है कि आप शायद रेजिग्नेशन देने की सोचें या बहुत उदास महसूस करें। यह सब मामूली है और आपको इन भावनाओं को नकारना नहीं चाहिए। जब आप फेल होते हैं तो आप शायद सुन्न हो जाते हैं, इससे इनकार करते हैं कि इसकी वजह से होने वाली भावनाओं को दबा देते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैरान होते हैं और अगली बार सफल होने की आशा खो देते हैं। इसके बजाय फेल्यूर से निपटने के लिए जो हुआ उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। इंसान को इमोशनल डाइवर्सिटी की ज़रूरत होती है। फेल्यूर के बाद उदासी या डिस्करेजमेंट आखिर में एक अलग स्टेट में बदल जाता है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि यह गुस्से में बदल जाए। स्टेप 2 है, अपने आप को माफ़ करें। फेल्यूर से निपटने के लिए दूसरा स्टेप खुद को माफ़ करना है। कुछ लोग जो फेल्यूर का एक्सपीरियंस करते हैं वे खुद से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, जबकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपनी हार के लिए खुद को माफ़ करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस हासिल करना चाहिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म को सेल्फ कंपैशन में बदलना सीखना फेल्यूर से निपटने और नए सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस हासिल करने के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज है, अपने प्रति दयालुता बढ़ाने के 3 सबसे अच्छे तरीके हैं। पहला है, यह इमेजिन करें कि आप किसी दोस्त को फेल्यूर से निपटने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए आप एक लेटर लिख सकते हैं। जैसा लेटर आपको एक सबसे अच्छा दोस्त आपको उम्मीदों को जगाने के लिए लिख सकता है। दूसरा है, सेल्फ क्रिटिकल आवाज़ सुनते समय उसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल दें या उन चीज़ों को करके खुद को नर्चर करें जो आपको अच्छा महसूस कराती है। स्टेप 3 है, अपनी स्टेट बदले। फेल्यूर से निपटने के लिए तीसरा स्टेप अपने इमोशनल स्टेट को बदलना है। फेल्यूर को सफलता में बदलने के लिए उन जैसे फैसले ले और उन पर डटे रहे। इससे बचने के लिए
ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जो दिमाग से फेल्यूर्स को हटाने में मदद करे, क्योंकि घर में रहने और फेल्यूर पर गुस्सा करने में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। स्टेप 4 है फेल्यूर से सीखे। फेल्यूर से निपटने के लिए चौथा स्टेप अपने फेल्यूर से सीख लेना है। इसे शुरू करने के लिए अपने फेल्यूर से सीखे गए लेसन्स की एक लिस्ट बनाएं। फिर एक ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करें जो आपको अपना नज़रिया बदलने और अगले कोशिश में सक्सेसफुल होने में मदद कर सके। फेल्यूर से ज़रूरी सबक है कि पहचान करने के लिए जितना आपको चाहिए उतना समय ले। अपने गोल पर काम करना फिर से शुरू करने के लिए फेल्यूर का एनालिसिस करने में कुछ दिन बिताना सिर्फ उसी कारण की वजह से फिर से फेल होने से बेहतर है। इसलिए अपने ज़रूरी सबक को पहचानें और फिर अपने गोल के लिए सही तरीके से काम करना शुरू करें। स्टेप 5 है अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करें। फेल्यूर से उबरने का 5वां और आखिरी स्टेप अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करना है। फेल्यूर से उबरने के लिए आप 2 रास्तों में से एक को चुन सकते हैं। एक है एक बड़े धमाके के साथ शुरू करें और एक एक्सट्रीम अप्रोच के साथ जल्दी नज़र आने वाला रिजल्ट प्रोड्यूस करें, जैसे सुबह जल्दी उठने का गोल, या अपने आप को धीरे धीरे एक डेली रूटीन में वापस लाने के लिए छोटे कदम उठाएं। इसके लिए आप एक मुश्किल वर्कआउट के साथ अपने रूटीन को फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू में तो यह आसान होगा, पर कुछ समय बाद इसे लगातार करना मुश्किल बन सकता है। इसलिए एक बेहतर तरीका यह है कि एक ब्रीफ, आसान सेशन के साथ शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अपने वर्कआउट को लंबा और मुश्किल बनाएं। दोनों अप्रोचेस एक जैसे हैं, इफ़ेक्टिव हो सकती है। इसलिए आप वह चुनें जो आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा काम कर सकेगी। पार्ट 4 में हम देखेंगे चलते रहने के लिए स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज। पहली स्ट्रैटेजी है एक पैशन डेवलप करें। चलते रहने के लिए आपके पास एक लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन होना चाहिए। इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक लॉन्ग टर्म पैशन डेवलप करना है, जो आपको चुनौतियों के बावजूद लगातार बने रहने के लिए इंस्पायर कर सके। जब लंबे समय तक काम करेंगे तो यह आपकी दिमागी शक्ति को बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। साथ ही आप खुद के साथ अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एक ऐसा पैशन डेवलप करें जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर कदम उठाने के लिए मजबूर करे और ऐसा सपोर्ट दे सके जिन्हें आप बाकी गोल्स पर काम करते समय इम्प्लीमेंट कर सके। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए यह एक पावरफुल मास्टर स्ट्रैटेजी है। जब आप लंबे समय तक अपने आप को एक पैशन के लिए डेडिकेट करते हैं तो आप यह भी सीखेंगे कि कैसे ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति और एक काम के लिए मजबूत इथिक्स बनाए रखें। एक्सरसाइज है खुद को डिवोट करें। एक ऐसी चीज़ ढूंढें जिसके बारे में आप लंबे समय तक एक पैशनेट हो सके। यह आपको उन सिचुएशन में जाने में मदद करेगा जिनमें आप अपनी दिमागी मजबूती को बढ़ा सकते हैं। ऐसे आइडियाज़ में सभी तरह के खेल, पब्लिकली बोलना, स्टैंड अप कॉमेडी, डांस, योग और ट्रैवल शामिल है। आइडियली आपके पैशन के लिए आपको लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना चाहिए। इसके लिए लिखना, प्रोग्रामिंग, खाना पकाने या क्रिएटिव स्किल्स जैसे ड्राइंग, पेंटिंग या फोटोग्राफी भी अच्छी तरीके हैं। सेकंड स्ट्रैटेजी है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाएं। चलते रहने के लिए ताकत बनाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को अपनाना होगा। जब भी आप ऊंची उम्मीदें बनाते हैं और मानते हैं कि आप हार नहीं सकते हैं, तो आप अपने आप को एक नॉकआउट जैसे निराशा के झटके के लिए तैयार करते हैं। जब आप इस बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति के संसाधनों को तेज़ी से
खत्म कर देंगे। इसके लिए एक्सरसाइज है, एक एक्सपेरिमेंट तैयार करें। एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बजट तय करें और इसे जब तक चलाए तब तक आपको कॉन्क्रीट डेटा न मिल जाए। स्ट्रैटेजी 3 है, रिजल्ट की परवाह किए बिना वैल्यू ढूंढे। अक्सर चलते रहना मुश्किल होने का मेन कारण यह है कि आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह बेकार है। यह समझ में आता है जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप निराश हो सकते हैं। यह नॉर्मल है, क्योंकि आखिर कौन कुछ ऐसा करना जारी रखना चाहेगा जो बेकार हो। यह लॉजिक अपने आप में समझ आता है, लेकिन आपकी कोशिश शायद ही कभी बेकार होती है। यहाँ तक कि अगर आपको ऐसा लगता है आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं उसमें लगभग हमेशा कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर होती है। आपको इसकी पहचान करनी चाहिए। पहचान से आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। जब आप अपनी कोशिशों को पूरी तरह से समय की बर्बादी मानते हैं तो आप बिना किसी शक के निराश महसूस करेंगे और आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। कोई भी समय या एनर्जी उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहता जो कोई रिजल्ट ही नहीं देते हैं। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोशिशें और उससे मिलने वाले रिजल्ट्स की कीमत है। एक्सरसाइज है, वैल्यू के लिए काम करें। जब भी आप अपने आप को यह सोचते हुए देखें कि कुछ पूरी तरह से बेकार था, तो इसे एक्सपीरियंस के करने के लिए धन्यवाद करें और निराश होने की बजाय देखें कि आपने अपनी तरफ से क्या वैल्यू ऐड की है। पार्ट 5 है, हार मानने के 4 कारण। रीज़न 1 है, अगर यह आपके अनुकूल नहीं है तो इसे छोड़ दें। अगर आप किसी चीज़ का सिर्फ इसलिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि समाज आपको ऐसा करने के लिए कहती है, जैसे कि कॉलेज जाना या ऐसी किसी जॉब में काम करने के लिए जिससे आप नफ़रत करते हैं, तो आप उन रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी वैल्यूएबल चीज़ के लिए खर्च कर सकते थे। अगर आप अपने गोल को मुख्य रूप से रोज़मर्रा निगेटिव भावनाओं से जोड़ते हैं तो आपको ऐसा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्लियरली आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं होता है। गलत गोल पर काम करने से न सिर्फ आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगाए गए समय और एनर्जी को खो देते हैं, साथ ही यह खोए हुए मौक़ों और मिसमैनेज रिसोर्सेज का भी अफसोस करना पड़ता है। ऐसा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आप सिर्फ अपने समय और एनर्जी को बर्बाद कर देंगे। इसलिए वह चीज़ कभी न करें जिससे करना आपको पसंद नहीं है। कभी कभी न कहना बेहतर होता है। रीज़न 2 है, अगर आप अपने मनचाहे परफॉर्मेंस या अचीवमेंट के लेवल को हासिल नहीं करते तो हार मान ले। अपना गोल तय करते समय इस बात को डिफाइन करें कि आप अपनी कोशिशों से सेटिस्फाइड महसूस करने के लिए अचीवमेंट के किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अचीवमेंट से कम है या तो अपनी कोशिशों को बढ़ाए, आपको हार मान लेनी चाहिए। अगर आप अपने गोल में इन्वेस्ट किए गए सही टाइम और बाकी संसाधनों के बाद अपने हासिल किए गए नतीजों से डिससेटिस्फाइड है और आपको सुधार की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आएगी, ऐसे में आपको कुछ और ऐसा ढूंढना चाहिए जिसमें आप बेहतर है। जब आप अपने हासिल किए गए रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हार मानने या इसे जारी रखने का फैसला आपकी उम्मीदों को मैनेज करने के लिए आपके सामने आता है। अगर आप अपनी उम्मीदों को कम करके अच्छा महसूस कर सकते हैं तो रुकने की ज़रूरत नहीं होती है, बस चलते रहे। लेकिन अगर आप लो स्टैंडर्ड को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो इन्हें छोड़ देना बेहतर होता है। ऐसे में अगर आपको ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिले हैं जिनकी आपने इच्छा की थी, या आपको हार मान लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। रीज़न 3 है, अगर आप सिर्फ डूबते हुए खर्चों के कारण चल रहे हैं तो हार मान ले। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में एक संक कॉस्ट है। वह कॉस्ट होती है जिसे आप पहले ही खर्च कर चुके हैं और दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक नॉन रिफंडेबल मूवी टिकट खरीदते हैं तो यह एक संक कॉस्ट है। अगर आप
फिल्म नहीं देखना चाहते तो एक लॉजिकल ऑप्शन यह होगा कि आप थिएटर न जाए। अगर आप जाते हैं तो आपको 2 बार नुकसान होगा, टिकट पर खर्च किए गए पैसे को खोने और समय बर्बाद करने पर। आप ऐसी फिल्म देखने से अच्छा कुछ ज़्यादा खुशी वाला काम कर सकते थे। ज़िंदगी तब तक अच्छी होती है जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव की परवाह करते हैं। अगर आप अपने गोल का पीछा सिर्फ संक कॉस्ट के कारण कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कॉस्ट आप पहले ही खर्च कर चुके हैं तो वो आपको वापस नहीं मिल सकती है, इसलिए आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए और उससे सीखकर अगली बार उस तरह के खराब खर्चों से बचें। रीज़न 4 है, अगर आप लगातार कैचअप करने से खेल रहे हैं तो हार मान ले। अगर आप अपने गोल के साथ लगातार पीछे रह जाते हैं तो शायद आप जिस गोल का पीछा कर रहे हैं वह आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना आपको लगता है, या फिर आपको इस ऑब्जेक्टिव के लिए समय निकालने के लिए बाकी गोल्स को छोड़ना होगा। अगर आप अपने गोल के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं लेकिन आपको बाकी काम करने के लिए समय मिल जाता है तो यह इस बात का साइन देता है कि आपकी इंस्पिरेशन काफ़ी मजबूत नहीं है या आपका ऑब्जेक्टिव अब आपके लिए आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप अपने गोल पर काम करना चाहते हैं लेकिन बाकी चीज़ें लगातार आपका ध्यान भटका रही होती है तो आपको अपने ज़रूरी गोल के लिए समय निकालने के लिए उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपका ध्यान भटका रही होती है। जिस तरह एक साथ कई काम करने की कोशिश करने से आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, उसी तरह बहुत से गोल्स का पीछा करने से भी आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम फेल्योर टू सक्सेस इस बुक समरी से फेल्योर को सक्सेस में बदलने के रास्ते के बारे में आपने जाना। इस बुक की समरी से आप फेल्योर का सामना कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस समरी से ज़रूरी पहलू को अच्छे से समझ लिया होगा और सक्सेस के आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।